नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की आपकी जो क्लास होने वाली है वो गणित की आप समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपको मैथ पेडागोजी से आपके जितने भी आपके कंटेंट के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनमें आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, आपके टैग वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रश्नों में देख करके ही उनका उत्तर बता सकते हैं, ठीक है, वो शब्द आपके कराए जाएंगे। उसके बाद एनसीएफ 2005 आपकी मैथ पेडागोजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कराएंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको कराने वाले हैं, उन्हीं आप शिक्षण में समझिएगा एक आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये मैथ पेडागोजी में। ये आपके नंबरों को बढ़ाने की गारंटी देती है। चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको वही चीज़ें करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आनी है। हम वही चीज़ पढ़ेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आएगी। इसीलिए कहते हैं कि चैनल पर अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाली जो क्लासें हैं वो आपको मिल जाएंगी। क्लास को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में या जो कोई भी तैयारी कर रहा है उसके पास पहुँचाइएगा। हर क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी क्लासें पढ़ चुकी हैं उनको भी देखिएगा, वो क्लासें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। पहले आपके वो टैग वर्ड देख लेते हैं जो आपकी मैथ पेडागोजी में एक तरीके से आपको नंबर दे करके जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है वो क्या है कि पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखेंगे, कुछ वैसे शब्द देखेंगे जो हमारे एग्जाम में सीधे आते हैं। उसके बाद हम एनसीएफ 2005 और पेडागोजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है कि अगर आपको निम्नलिखित शब्द या वाक्य मिलते हैं तो वह शिक्षण के लिए गलत होगा और आपको विद्यार्थी के साथ ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर ये शब्द आपके प्रश्न में देखने को मिल जाते हैं तो आप उनको तुरंत ही गलत कर देंगे अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है। मतलब अगर प्रश्न आपका सही में पूछ रहा है तो जो गलत है उसको आप हटाएंगे, और अगर आपको गलत में पूछ रहा है, अब जैसे प्रश्न आपसे पूछता है इनमें से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है, तो जो सही वाला है उसको रखेंगे, बाद बाकी काट देंगे। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है तो जो गलत वाला है उसको रखेंगे, सही वाला काट देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके विवेक पर निर्भर करेगी। तो शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे ज़्यादा जो है इसमें हमें क्या करवाना है कि बच्चों को रटकर नहीं सिखाना है। अब कोई भी चीज़, जैसे आप शिक्षक बने तो हमें बच्चों को चीज़ों को रटवाना नहीं है, उन्हें एक तरीके से खुद पढ़ने देना है, अच्छी तरीके से वो जाने। ये नहीं कि आपने कहा कि ये चीज़ रट के आनी है, आपने कि गुणा करवाया बच्चों से, उस गुणा को कहा कि इसको आपको याद करना है। इससे क्या होगा, इससे बच्चा केवल वही एक प्रश्न सीख पाएगा। दोबारा प्रश्न जब वो करेगा, गुणा का मल्टीपल करेगा, तो उसको याद करके वो दूसरा प्रश्न कर ही नहीं सकता, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो है याद करवाना। हमें बच्चों को याद नहीं करवाना है, हमें बच्चों को स्मरण एवं कंठस्थ नहीं करवाना है। ये सभी वही चीज़ें हैं। आप लोग कहेंगे यार ये तो वही चीज़ें हैं, इन सभी का मतलब भी वही है। तो हाँ, इनका मतलब जो है वो वही है। हमने इसीलिए चारों शब्द ये आपके लिख दिए। चारों शब्द आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर ये आपके मिल जाते हैं तो आप ऑप्शन काटिएगा, ये आपके गलत ही होंगे, ठीक है। बच्चा लापरवाह है, अगर ये आपको मिलता है तो आपका गलत हो जाएगा। बच्चे लापरवाह नहीं है, बच्चे सक्रिय हैं और बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। शिक्षक की नाकामी अगर कहीं विकल्प में मिल जाता है आपको तो उसको आपको हटाना है, अगर प्रश्न आपका सही है तो, सही में पूछ रहा है तो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जैसे प्रश्न आपका सही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उपयुक्त है, कौन सा ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे, तो सही वाला जो होगा उसको टिक करेंगे। ये वाले प्रश्न, ये वाले जो ऑप्शन मिलेंगे उनको आपको काट देना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपकी अगले जो इसमें है नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, वो आपके हैं कि हमें बच्चों को भय, सजा और दंड के साथ में नहीं पढ़ाना है। अब मान के चलिएगा कि आप बच्चों को अगर पीट रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप उन्हें डर मतलब कि भयभीत कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अरे पढ़ो वरना तुम पर बहुत मार पड़ेगी, पढ़ो हम ये कर देंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे, धूप में खड़ा कर देंगे या हाथ ऊपर करवाएंगे, मुर्गा बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें हम लोग शिक्षक के तौर पर करेंगे तो इससे बच्चे की पढ़ने में जो रुचि है वो कम हो जाएगी, ठीक है। शिक्षक के लिए आसान है, अगर ये आपका मिल जाता है तो गलत हो जाएगा, इसको आप लोग गलत करिएगा। खाली समय बिताना, हमें खाली समय नहीं बिताना है। बच्चा सिर्फ अध्यापक की सुने, ये भी नहीं करना है। बच्चा सिर्फ अध्यापक की क्यों सुने, वो अपने ही दिमाग की, अपना भी तो चिंतन करेगा, हैं, अपने भी तो हिसाब से चीज़ों को करेगा।
अगर वो केवल अध्यापक को सुनेगा तो अपना कब पड़ेगा। ठीक है, समय बचाना है कि हमें समय भी नहीं बचाना है कि हम ये काम जल्दी कर लेते हैं, फिर हमारे पास समय ही समय होगा। ठीक है, मेधावी छात्रों को अलग करना। मान के चलिएगा कि कक्षा में हर क्लास में 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो ये नहीं करना है कि उन बच्चों को हम अलग से पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे कमज़ोर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पीछे बैठा दिया कि तुम जो इच्छा हो सो करो। हमें बच्चों के साथ में ऐसा भी नहीं करना है, हमें पूरी क्लास को साथ में लेकर के चलना है। छात्रों को अलग अलग पढ़ाना। अब ऐसा भी नहीं करना है कि लड़के अलग बैठा पढ़ रहे हैं, लड़कियां अलग पढ़ रही हैं, वो अपनी गणित पढ़ रहे हैं लड़कियां हिंदी पढ़ रही हैं, तो ये भी हमें नहीं करना है। हमें सबको साथ में मिलकर बैठा कर ही तो पढ़ाना है, और साथ में मिलकर पढ़ाने का मतलब है समावेशी शिक्षा ही तो करवानी है। हमें क्या करवाना है? हमें समावेशी शिक्षा करवानी है बच्चों में। ठीक है, बच्चों को व्यस्त रखना है क्योंकि शिक्षक व्यस्त है। मान के चलिएगा कि आप शिक्षक बने, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कहा कि अरे बच्चों, तुम बच्चों को कोई दूसरा काम दे दिया, चलो तुम लोग ये करो, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो ये भी हमें बच्चों को नहीं करवाना है। हमें बच्चे को पहले प्रायोरिटी देनी है, हमें बच्चे को पहले पढ़ाना है, उसके बाद ही कुछ करना है। ठीक है, हमें बच्चों को सटीक परिभाषाएं नहीं देनी। अब जैसे आप बच्चों को मान के चलिए गणित में सम संख्याएँ पढ़ा रहे हैं, तो सम संख्याओं तो शायद उसमें है नहीं है। मान के चलिएगा आप बच्चों को गणित में जोड़ पढ़ा रहे हैं, तो जो वो गुणा पढ़ा रहे हैं, गुणा ही लेके चलिएगा, गुणा की बात हुई पहले, तो बच्चों को गुणा पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कहें, बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। हम बच्चों को गुणा अच्छी तरीके से उसको करके दिखाएंगे, वो सीखेगा, उन चीज़ों को जानेगा। ठीक है, तब उसे सिखाएंगे, गुणा की उसे परिभाषा नहीं बताएंगे। तो बच्चों को मानक कलन विधि से नहीं पढ़ाना है, मतलब एक विधि जो हमने बच्चों को बता दी, अब आगे के जितने सवाल होंगे वो इसी विधि से होंगे, हमें ये नहीं करवाना है। हमें बच्चों की तुलना नहीं करना है, और केवल शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द जो आपके बच्चों को आपको नहीं करवाने हैं, इतनी चीज़ याद रखिएगा। और पूरी मैथ पेडागोजी आपकी ज़्यादातर आपके मान के चलिएगा कि पेडागोजी के 10% जो है वो आपके इन्हीं से हो जाएंगे। इसीलिए हमने रखा है कि आपकी पेडागोजी ज़्यादातर कंप्लीट हो जाएगी, जो कुछ बचेगी वो हम बाद में एक क्लास लेकर के कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, हमें बच्चों को एक से बहुत सारे प्रश्न नहीं देने हैं। बहुत सारे प्रश्न देकर भी बच्चा क्या सीखेगा, उसको बोरियत हो जाएगी। अगर समान प्रश्न देंगे तो भी बच्चा बोरियत हो जाएगा। मान के चलिएगा कि आप ही हैं, आपको अगर हम यही क्लास बार बार चलाते रहें अपने इस चैनल पर, तो आप भी एक समय पर बोर हो जाएंगे, कहेंगे क्या मास्टर साहब हैं, क्या सर हैं ये, हमें केवल एक ही चीज़ करा रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं करा रहे। तो इससे क्या होगी, एक बोरियत हो जाएगी आपके अंदर। ठीक है, तो हमें बच्चों को अलग अलग चीज़ें लेकर के आनी है ताकि बच्चा सीख सके। जैसे हमने कल पिछली वाली क्लास में आपको जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं आपके, उनकी क्लास कराई थी, जिनसे आपके CDP और हिंदी पेडागोजी में प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ पेडागोजी आज लेकर के आए, क्योंकि इसमें आपको हर सब्जेक्ट में रुचि बनी रहे आपकी। ठीक है, बच्चों को खाली समय देना, हमें बच्चों को खाली समय नहीं देना है, हमें बच्चों को लगातार सक्रिय रखना है ताकि वो चिंतन करें, चीज़ों को सीखें। रोजगार योग्य वयस्क बनाना। अब ये नहीं कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको रोजगार देने के लिए हम तुम्हें तैयारी करा रहे हैं। रोजगार योग्य वयस्क हमें नहीं बनाना है बच्चों को, हमें बच्चों को केवल उसके गणितीय चिंतन का विकास करना है। बच्चे कमज़ोर हैं, अगर ये भावना है तो ये गलत है आपकी। ड्रिल एवं अभ्यास करवाना, बच्चे को बहुत सारे प्रश्न दे रहे हैं, आप करो, जैसे आपने जोड़ सिखा दिया बच्चे को, तो 5 से 6 प्रश्न आपने दे दिए, अच्छी बात है, लेकिन वहीं आप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को 20 से 25 प्रश्न दे रहे हैं, तो उससे बच्चा, और एक ही समान प्रश्न दे रहे हैं तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगा, कहे क्या सर ये क्या करा रहे हो आप। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कराना, हमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार नहीं कराना, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखने में तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं वाला सही लग रहा है, लेकिन ये इसमें नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित होना, क्लास को कभी भी आप देखिएगा शिक्षक केंद्रित नहीं रखना है, हमें क्लास को बाल केंद्रित रखना है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित क्लास को रखना है, ना कि शिक्षा केंद्रित। ठीक है, और विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा के जो जनक थे वो हमारे कौन थे, जॉन डीवी साहब। कौन थे, हमारे थे जॉन डीवी साहब। आपकी रुचियों को अनदेखा करना, हमें बच्चों की रुचियों को अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं देता, ये चीज़ गलत है कि बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं देता। अगर आप कक्षा को अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे नहीं, उसे रुचि के पूर्ण नहीं बनाएंगे, तो बच्चा वैसे भी कक्षा में ध्यान नहीं देगा। वो क्लास में ध्यान तभी तो देगा जब उस क्लास में बच्चे को एक तरीके मनोरंजन मिलेगा, बच्चे को ये लगेगा कि अरे वाह कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है हमें। तो ये जब चीज़ें वो जानेगा तभी तो देखेगा उन चीज़ों को, तभी तो क्लास में बैठेगा। आप देखिएगा कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनको क्लास में देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं,
ठीक है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें क्लास में देखते ही वो ये लगता है पता नहीं क्या हो गया इनके साथ में, बिल्कुल सब शांत सुन बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी नहीं करना है। हमें कक्षा में हद से ज़्यादा अनुशासन भी नहीं करना है, हद से ज़्यादा में नियंत्रण भी नहीं करना है कि आप क्लास में गए तो पूरी क्लास शांत है, कोई बच्चा बात तक नहीं कर रहा है, कोई बच्चा आपसे प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहा है। तो हमें इतना ज़्यादा अनुशासन और नियंत्रण भी नहीं रखना है। सहपाठियों की नकल नहीं करना है, सहपाठियों के सहयोग से साथ में पढ़ना है। लेकिन आप मान के चलिएगा कोई कक्षा में एक होशियार बच्चा है, उसने एक प्रश्न को कर लिया, अब आपने कहा कि जाइएगा इसी बच्चे की देख कर आप भी ये प्रश्न कर लीजिएगा, तो इससे दूसरे वाला बच्चा केवल नकल करना सीखेगा बस, उसमें खुद का चिंतन विकास होगा ही नहीं। ये भी नहीं करना है। हमें उपेक्षा नहीं करनी है। मान के चलिए कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, तो ये नहीं करना तुझे कुछ नहीं आता हट, दूसरे वाला बच्चा उसको पढ़ाएंगे, आप जो होशियार बच्चा है उसको बताएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शिक्षक ऐसा करते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको ध्यान नहीं देते, उनको ये कहते हैं ये इस क्लास में कुछ नहीं आता, ये तो ऐसा ही है, ये है वो है। तो इससे उसमें क्या होता है, इस बच्चे में हीन भावना का जन्म होता है, वो पढ़ नहीं पाता। हतोत्साहित का मतलब यही समझिएगा कि उसे हतोत्साहित कर रहे हैं। जैसे कोई सवाल करके लाया, उसका सवाल गलत हो गया और आप उसे डांट रहे हैं। इस शब्द से आप समझिएगा आपको जनवरी 2024 वाले में कम से कम 4 प्रश्न आए थे, इसीलिए हमने इस शब्द को रखा। आप समझिएगा हर जो शब्द है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे समझिएगा। इससे आपके 4 प्रश्न देखने को मिल गए थे लगभग। ठीक है, तो हतोत्साहित भी हमें नहीं करना है बच्चे को, कि अब बच्चा प्रश्न लेकर के आया, हमने कहा अरे ये तुम्हारा गलत हो गया, हम उसको डांट रहे हैं, तुम्हें आता नहीं पढ़ना, ये है वो है। तो इससे बच्चे में क्या होगा कि बच्चा कहेगा कि सर अब हम जाएंगे ही नहीं सर के पास, पूरी क्लास में हमारी जो है वो बेइज्जती हो जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं पॉजिटिव वर्ड कि हमें बच्चों को क्या क्या करवाना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये शब्द और वाक्य प्रश्न में देखने को मिलते हैं तो शिक्षण के दौरान यह सही होगा और हमें विद्यार्थियों के साथ ऐसा करना है। ठीक है, क्या क्या करना है, हमें विद्यार्थियों में जिज्ञासा रखनी है। अब विद्यार्थी अगर जिज्ञासु होगा तो अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएगा, पढ़ पाएगा, देख पाएगा, करके सीखना। विद्यार्थी अब मान के चलिएगा कि कोई भी जैसे चीज़ ले लीजिए, अगर वो स्वयं करेगा तो चीज़ों को अच्छी तरीके से जान पाएगा। अब मान के चलिएगा, ऐसे समझिएगा कि हम बच्चे को भिन्न दे रहे हैं करने को। अब भिन्न आपने बोर्ड पर कर दी, लेकिन बच्चे उस भिन्न को उतनी अच्छी तरीके से समझ तो जाएगा लेकिन सीख नहीं पाएगा जब तक वह स्वयं नहीं करेगा। और जब उस भिन्न को वह स्वयं करेगा तो उसे भिन्न करना भी आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो विद्यार्थियों को करके सीखना, विद्यार्थियों को सक्रिय रखना चाहिए। ठीक है, क्लास में विद्यार्थी बोरियत से न बैठें, आपकी कोशिश करें शिक्षक बन के कि उन विद्यार्थियों को एक तरीके से सक्रिय रखें, प्रत्येक विद्यार्थी जुड़ा रहे। ठीक है, खोजपूर्ण तरीके से उसे पढ़ाना है, नई नई उनको विधियाँ सोचनी है। अब ऐसा नहीं कि गुणा की केवल एक ही विधि उन्हें आती है, उन्हें दूसरी विधि भी खोजने के लिए कहिए कि और किस तरीके से तुम गुणा कर सकते हो, और किस तरीके से तुम भाग कर सकते हो, और किस तरीके से तुम भिन्नों का हल कर सकते हो, स्थानीय मान किस तरीके से और कर सकते हो। तो इस तरीके से खोजपूर्ण उन्हें बनाइएगा। अपसारी चिंतन बहुत ज़रूरी है, इससे हम पहले आपको बता भी चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे। ऐसा चिंतन जिनमें एक से अधिक उत्तर आते हैं या हम खुले दिमाग से सोच सकते हैं, जिसमें एक ही चीज़ पर केंद्रित नहीं रहते हम, उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे इसमें बच्चे को जैसे पूछ लीजिएगा आप लोग कि आपने एक जैसे भिन्न दे दी कि इस भिन्न को और कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं जिसमें विद्यार्थी अलग अलग उत्तर दे सकता है। जैसे आपने बच्चों से पूछ लिया कि प्रधानमंत्री, अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या क्या करेंगे, अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आप क्या क्या करेंगे। तो इस चीज़ों से बच्चे, अब जरूरी थोड़ा नहीं कि आपने पूछा अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आप क्या क्या करेंगे, तो बच्चा बोला तो नहीं हम तो सबको मारेंगे, तो पूरी क्लास वही उत्तर दे रही है। दूसरे बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेंगे हम सबको बहुत ही प्यार करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं। ठीक है, तो मसका इस प्रश्न का अलग अलग उत्तर आ रहा है। तो जिन प्रश्नों को अलग अलग उत्तर आ रहा है, बच्चा उन चीज़ों को सोच पा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अपसारी चिंतन हो जाएगा। अब सारी चिंतन कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि मान के चलिएगा हमने क्लास में कहा कि 6 और 5 जोड़ के बताइए कितने होते हैं, तो आप चाहे पहली पंक्ति में जो बच्चा बैठा है उससे पूछ लीजिएगा, चाहे लास्ट में जो पीछे बच्चा बैठा है उससे पूछ लीजिएगा, पूरी क्लास से पूछ लीजिएगा, पूरे स्कूल से पूछ लीजिएगा, पूरे समाज से पूछ लीजिएगा, पूरे देश से पूछ लीजिएगा, पूरे विश्व से पूछ लीजिएगा। अगर हम बच्चे से ये पूछ लेते हैं कि 6 + 5 कितना होगा, तो हर समाज, हर देश उसका एक ही आंसर देगा, 11। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है वो हमारी अभिसारी चिंतन में आती है। किसमें, आ बा भा पे छोटी की मात्रा, सा उस पे डंडा, रा बड़ी की मात्रा, अभिसारी चिंतन। ठीक है,
समझ में आ गया ये चीज़ आपको? अपसारी और अवसारी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अपसारी मतलब जिसके, अब जैसे मान के चलिएगा आपने कहा कि शिक्षक वाला, ये एक बार और समझा दें कि मैं शिक्षक बनना, अगर आप शिक्षक होते तो क्या करते, बच्चों से पूछा तो पहला बच्चा कुछ और बताएगा। जैसे उसने बताया सर मैं किसी बच्चे को मारूंगा नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके पीछे वाले बच्चे ने कब पूछा कि सर मैं अलग अलग बच्चों को किताबें दूंगा पढ़ने के लिए, फिर उससे पीछे वाले से आपने पूछा तो वो कुछ और बताएगा। तो इस तरीके से आप लोग जितनों से भी पूछेंगे वो उसका अलग ही बताएंगे, ज़रूरी नहीं केवल यही बताएं, और भी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी से ये पूछ लिया तो ये आपका क्या हो गया, पहले इसे समझिएगा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन एक होता है, ठीक है, एक होता है आपका अभिसारी चिंतन। अब अभिसारी क्या होता है, जिसमें जैसे मान के चलिएगा आपने पूछा बच्चों से कि 8 + 4 कितना होता है, तो चाहे आप पहली पंक्ति में बच्चा बैठा उससे पूछ लीजिएगा, चाहे पूरे स्कूल से पूछ लीजिएगा, पूरे देश से पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछिएगा, वो केवल यही कहेगा कि 8 + 4 12 होता है। तो जिसका एक ही उत्तर केंद्रित होता है, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो हमारा अभिसारी चिंतन कहलाता है। समझ में आ गया? हमें बच्चों को रचनात्मक रखना है, नई नई चीज़ों के बारे में सोचना है, नई नई चीज़ों के बारे में जानना है। कक्षा को बाल केंद्रित रखना है, हमने पहले ही बता दिया आपको कि कक्षा हमारी अगर बाल केंद्रित रहेगी, बच्चों के हिसाब से चलेगी, तो बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आपकी कि विद्यार्थियों को स्वयं करके सिखाना। विद्यार्थी अगर चीज़ों को स्वयं करेगा तो उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानेगा। हमने क्या कहा आपसे कि अगर वो भिन्न जैसे बच्चे को दी तो भिन्न अगर वो स्वयं कर रहा है, जैसे मान के चलिए किसी बच्चे को स्थानीय मान दिया, आपने उसी बच्चे को स्थानीय मान पढ़ा दिया। अब बच्चा जब तक स्थानीय मान स्वयं नहीं करेगा वो उसको सीख नहीं पाएगा। सीखेगा तभी जब वो उसको स्वयं करेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ शब्द हैं ये, उनमें आपका है प्रोत्साहित करना। हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को बढ़ावा देना। इससे बच्चे क्या होते हैं, बार बार हमारे पास आते हैं, हमसे पूछेंगे, हमसे जानेंगे, चीज़ों को हमारे बारे में जानेंगे, तो इससे एक लगाव सा बन जाता है। अब देखिएगा कोई कोई टीचर ऐसा होता है कि जिसे बच्चे देख करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं, सर आप ही रहो क्लास में, ठीक है। और कोई कोई टीचर ऐसा होता है जिसे देखकर बच्चे को ये लगता है अरे तुम चले जाओ सर कैसे ही, ठीक है। तो उसके साथ में जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो मेरे शेरों, क्योंकि क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शेयर करें दोस्तों और साथियों के साथ में, दोस्तों साथियों और रिश्तेदारों, या जो कोई भी आपकी तैयारी कर रहा हो सीटेट एग्ज़ाम की, उसके सभी के साथ में क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के साथ में ही हम आपको बेहतरीन कंटेंट दे पाएंगे। आप लोग अगर बेहतर सहयोग दिखाएंगे तो हमें जुनून मिलेगा, हमें एक हिम्मत मिलेगी, और हम आपको वो कंटेंट दे पाएंगे जो शायद ही आपको अभी तक ना मिला हो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सब कुछ करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, क्लास बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है। बच्चों को समालोचनात्मक चिंतन भी करवाना है हमें बच्चों का, ठीक है। बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में जानवाना है, नई नई चीज़ों को देखना है, अवसर देना है बच्चों को। ये नहीं कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं, हमें बच्चों से करवाना है, बच्चों को अवसर देना है कि आप भी आगे आइए, आप भी चीज़ों को बताइए। बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ में जोड़ना है। जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस मान के चलिएगा हमने बच्चों को जोड़ पढ़ाया, हमने बोर्ड पर लिख दिया 2 + 3 = 5, ठीक है। अब वही हमने चीज़ किसी बच्चे को खड़ा किया, हमने बच्चे से कहा कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, बच्चे ने कहा हमारे घर में सर 4 सदस्य हैं, ठीक है। तुमने कहा कितने हैं, कि 4 हैं, हमने 4 बोर्ड पर लिख दिए। हमने दूसरे बच्चे से पूछा कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, उसने कहा हमारे घर में 5 सदस्य हैं, तुमने 5 बोर्ड पर लिख दिए। आगे हमने देखा तो हमने कहा कितने हो गए, तो उन्होंने कहा 4 हमारे 5 इसके 9 हो गए। दूसरी तरीके से हम सिखा सकते हैं कि क्लास में हमने 5 बच्चे एक तरफ कर लिए, 3 बच्चे एक तरफ कर लिए, और एक बच्चे को खड़ा करके हमने पूछा कि बताओ इन बच्चों को जोड़ करके बताओ कि इनमें कितने बच्चे हो गए। तो वो कहेगा कि 5 बच्चे ये, 3 बच्चे ये, एक एक करके सबको जोड़ेगा तो वो कहेगा कि 8 बच्चे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा सीख पाएगा। हमें बच्चों के साथ में चर्चा करनी है, हमें समूह कार्य देना है, बच्चों में कोई सवाल ऐसा देना है और बच्चों से कहना है ये आपको समूह में करना है, ठीक है। हमें बच्चों को प्रश्न गलत नहीं करना है, बल्कि उसका कारण जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आपके एग्जाम में मैथ पेडागोजी में से आपको 1 से 2 प्रश्न इस लाइन से जरूर मिलेगा। अगर बच्चा प्रश्न गलत करके आ रहा है तो हमें बच्चे के प्लस प्रश्न को सीधा गलत नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चे को उसका कारण जानना है कि इसने गलत ये किस सोच करके ये गलत कर दिया, इसने क्या सोचा इस प्रश्न का। क्योंकि बच्चों की नज़रों में अगर वो प्रश्न चेक करने के लिए ला रहा है आपके पास, तो इसलिए ला रहा है कि उसे लगता है ये प्रश्न उसका सही है,
तो आपको उस प्रश्न को किस तरीके से देखना है ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। लचीला एवं अवसारी चिंतन, हमने आपसे कहा अवसारी चिंतन औपसारी चिंतन हमने बता दिया, एक ही बात है। लचीला होना मतलब ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम, और ज़्यादा ही वैसा भी नहीं होना चाहिए बच्चे को केवल जोड़ ही करा रहे, घटाना ही करा रहे, या ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए बच्चे को बहुत बड़े बड़े गुणनखंड करा रहे, बहुत बड़ी बड़ी आकृतियाँ करा रहे हम, तो ये भी हमें बच्चों को नहीं करवाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप लोग उत्तर दीजिएगा, जो आपकी मैथ पेडागोजी की एक तरह से जान है। ये प्रश्न क्या है? मैथ पेडागोजी की जान है ये प्रश्न। प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं हैं। अगर बात करें इनकी तो ये सभी प्रश्न आपके ज़्यादातर प्रश्न इसमें जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे लिए गए हैं, और प्रश्न आपके 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी मैथ पेडागोजी से लिए गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न है आपका कि मैथ गणितीय भाषा की विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स लिखते चलिए साथ में अगर आप लोग लिखना चाहें तो, और सब्सक्राइब तो कर लें अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं किया है, क्लास देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको वो क्लासें मिलने वाली हैं जो आप फैन हो जाएंगे इन क्लासों के। ठीक है, आप लोगों के साथ में ही हर चीज़ आगे बढ़ेगी, तो शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, जो कोई भी तैयारी कर रहा है पहुँचाइएगा कि देखिएगा ऐसी क्लासें भी हो रही हैं, उनको भी मालूम पड़े। ठीक है, तो बताइएगा क्या होती है। यह सटीक होनी चाहिए, पहली है आपकी। दूसरी है स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि यह विषय में खुलापन जोड़ देती हैं। तीसरी है आपकी बच्चों में गणित दैनिक जीवन के उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबल होनी चाहिए। ठीक है, अगली है आपकी अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में गणितीय संप्रेषण करने में सहायता होती है। बताइएगा इसका क्या होगा, तो बताइएगा चारों में से कौन सा होगा। तो बात करते हैं, अगर आपकी पहली है आपकी सटीक होनी चाहिए, सही बात है। ठीक है, दूसरा आपका यह स्पष्ट होनी चाहिए ताकि विषय में खुलापन जोड़ सकें, ये भी सही है आपका। और तीसरा है बच्चों की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ये भी सही है। डी आपका गलत हो जाएगा कि अत्यधिक प्राविधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से अच्छी होनी चाहिए। तो इसका जो विकल्प है वो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा से बनने से संबंधित है। मान की ऐसे समझिएगा कि वो कौन सी ऐसी आरंभिक संख्या अवधारणा का मतलब होता है कि जो ऐसे मिलान वाले होते हैं, मतलब ए का 1 सही है, बी का 2 सही है, इस तरीके से जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित होता है। मतलब पिछली जो आपकी पूर्व की संख्या है उससे जुड़ करके चलता है। तो जो पदानुक्रम समावेशन आपका होता है वो, और एक ही संगति होती है वो, ये दोनों जो होते हैं वो आपकी पिछली संख्याओं से पूर्व की संख्याओं से मिल करके चलते हैं। तो इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा। एक की संगति और पदानुक्रमिक समावेशन जो होता है वो आपका आरंभिक संख्या अवधारणा से मिल करके चलता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न आपके सादा सादा हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। ये प्रश्न आपकी जनवरी 2024 में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। संज्ञानात्मक संघर्ष पढ़िएगा विकल्प, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों में सुगम बनाने के शिक्षक के विचार पूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। सही बात है, यह बच्चे की गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। अब देखिए, संज्ञानात्मक एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखा सकता है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें बच्चों को भ्रमित करना कह रहे हैं। देखिए, हमने आपको भी बताया था ना, प्रभावी नहीं है, भ्रमित करना कह रहे हैं, तो ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो जो उत्तर हो जाएगा आपका वो आपका सही हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो हमने आपको कराए हैं उनको करके और एनसीईआरटी 2005 को करके, इन प्रश्नों को करके अपनी पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका कि जब शिक्षक यह सुनिश्चित करती है या करता है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करता है, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है। जैसे जब शिक्षक को ये लगता है कि उसने जो पेपर बनाया है, जो टेस्ट बनाया है, पूर्ण रूप से सही है
उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है, मतलब जो उसने जिसके लिए पेपर बनाया है वो उसके उद्देश्य पूरे हैं। तो उसमें क्या करता है, तो उसमें सबसे ये तीनों चीज़ें, ना तो व्यवहारिकता करता है, ना विश्वसनीयता करता है, ना आपकी सुसंगति करता है, केवल इसकी वैधता देखता है कि क्या वो तीनों चीज़ें जो उसने बनाई हैं वो सही हैं। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वो केवल उसकी वैधता देखता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। ये देखिए लिखा है सबसे कम उपयुक्त है। असफलता का अर्थ नहीं होता कि विद्यार्थी गणित असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं, सही बात है। ठीक है, गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता। अब मतलब ये नहीं होता कि वो लड़के ही गणित सीख सकते हैं, लड़कियां नहीं सीख सकती, दोनों ही गणित सीख सकते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, असफलता का अर्थ ये नहीं होता विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, ये भी आपका सही हो जाएगा, बाकी में नहीं होता। अगला अंतर ज्ञान अंतर ज्ञान। अब मान के चलिए जो हमारी चीज़ से अंदरूनी जो ज्ञान आता है उसको हम हतोत्साहित करते हैं। हतोत्साहित लिखा है क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा ना, और इसमें गलत ही पूछा था तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे आपको हतोत्साहित नहीं करना, ये आपका 2024 में आया हुआ प्रश्न है मैथ पेडागोजी का। सोचिएगा, आपके जो हमने टैग वर्ड जो कराए हैं नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाले, वो सभी को पढ़ें आप लोग, दोबारा से क्लास को दोबारा देखें चाहे, ठीक है, उनको लिख लें चाहे पढ़ लें, या क्लास को जब देख देख के समझें इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को समझें। ये तो हमने रिवाइज के लिए रख दिए हैं, उनमें हमने वो प्रश्न ज़्यादा रखे हैं जिनमें नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड वाले तो आपके उनसे कवर हो जाएंगे। बचे हुए ये प्रश्न, तो ये प्रश्न हमने इसीलिए छांटे हैं कि इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड ना हो तो भी ये प्रश्न आपके हो जाएं। मैथ पेडागोजी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़ लीजिएगा, एनसीएफ 2005 पढ़ लीजिएगा जो हम इसमें करा रहे हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम मैथ पेडागोजी के आगे एक और क्लास ले लेंगे जिससे आपकी कवर हो जाएगी, उससे आपको कुछ नहीं निकलेगा। ये प्रश्न आपका 2024 में आया था। ठीक है, प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक क्या भाज्य अभाज्य दोनों है, और एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिएगा, जो एक है वो ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या लिख भी दी हैं आपके लिए। ऐसी संख्या जो स्वयं या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग दिया जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जो एक और स्वयं संख्या के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट सकती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें देखिएगा 2 गलत लिख दिया यहाँ पे, इसकी जगह पे 4 लिखना। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो हमारी 4 होती है। ठीक है, 4 देखिएगा 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो इस तरीके से जो ये 3 से कट रही है ना, 2 से ज़्यादा से कट रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो हमारी 4 होती है। लिख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी जो होती है वो 4 होती है। आगे बढ़ लेते हैं, आपकी देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। तो वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या 1 से कटें, उसके अलावा किसी संख्या से ना कटें, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न 2024 में ही आया था। अगला जो प्रश्न है कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बताइएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि समस्या का समाधान कई तरीकों से होता है, ये सही पॉजिटिव है आपका। ठीक है, एक तरीके से समस्या हमने आपको क्या बताया था, आप सारी चिंतन में समस्याओं का और तरीकों से भी समाधान हो सकता है। अगला है आपका, यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। मतलब अगर बच्चे विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं प्रश्न करने में तो उन्हें बाधा मिल रही है, वो भ्रम में है नहीं, यही आपका गलत हो जाएगा। ये भी आपका सही हो जाएगा। पढ़ के देखिएगा कि इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों में उन उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे आसान, सबसे स्वाभाविक और आसान है। ठीक है, अगला है आपका कि यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण। सही बात। अब जैसे आप विभिन्न प्रकार से प्रश्नों को करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप एक ही तरीके पर अटके रहेंगे, आप और भी तरीके तो सोच पाएंगे ना। तो इसका जो बी उत्तर है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत में है, नेगेटिव है, इसमें बाधा नहीं डालना है हमें। ठीक है, बाधा गलत शब्द आ गया, देखिएगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी आपके एग्जाम में बहुत मायने रखते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर देती है। सही है, गणित की लैब होगी तो बच्चे क्रियाशील तरीके से सीखेंगे।
चार्ट गणित की शिक्षा में एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित विद्यार्थी गणित की कक्षाओं में पहेलियों में आनंद नहीं लेते। ऐसा किसने कह दिया? पहेलियां तो बच्चों को प्रसन्न कर देती हैं। पहेलियां सुनकर बच्चे तो खुश हो जाते हैं, कहते अरे सर मजा आ गया, क्या पहेली पूछ लिया आपने हमसे। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। जो आपका सही हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। सबसे उपयुक्त क्या है कि गणित में लैब जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसमें क्रियाशील गतिविधियां कर रहे हैं, मतलब स्वयं करके सीख रहे हैं ना। चार्ट उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा कि समय व्यय, हमने कहा है समय व्यय करना, नेगेटिव में लिखा दिया था हमने। पहेलियां आनंद नहीं देती हैं, क्योंकि पहेलियां तो आनंद देती हैं ना कक्षा में। बच्चे से पहेलियां जाके पूछो, बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास देखते हैं, अगली प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, एनसीएफ 2005 का प्रश्न है ये आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? तो इसमें देखिएगा, प्रतिमानों का उपयोग करना अच्छी बात है, चिन्हों का उपयोग कर रहे हैं, दृष्टिकरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। संबंध स्थापित करना मतलब एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। लेकिन याद करना, हमने आपसे क्या कहा, हमें बच्चों को याद नहीं कराना, कंटेस्ट नहीं कराना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही पूछा है। ये तीनों आपके इसके लिए गलत हो गए। जो उत्तर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना चीज़ों को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवाल के लिए सही है, बताइएगा। तो इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा स्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणित की तकनीक को लागू किया जा सकता है। दूसरा है आपका इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के चिन्ह का उदाहरण नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल लिखा है इसमें, ये गलत हो जाएगा। इबारती सवाल गणित के कार्य विधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित है, नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला आप देखते हैं प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? ठीक है, लड़कियों की तुलना में लड़के गणित अच्छा सीख सकते हैं, ये आपको गलत हो जाएगा। किसने ये कह दिया? दोनों ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ सीख नहीं सकते, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, ये बात सही है। ठीक है, और गणित में प्रक्रियात्मक सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा आपका। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो गणित सीख सकता है, अगर वो गणित सीखना चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के लेकर के कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम को डैश 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 पर सबसे कम केंद्रित होना है। किस पर सबसे कम केंद्रित होना है? तो देखिए, इस पर तो केंद्रित होना है। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली जब का विकास होगा तो हम गणित को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। दिक्मान संबंधी समझ का भी विकास करना है हमें। ठीक है, प्रतिमानों की भी पहचान करनी है हमें। लेकिन अगर मानक कलन विधि कहीं भी आपको देखने को मिल जाए, समझिएगा उसको काट देना है आपको। एक और आपको नेगेटिव वर्ड मिल गया, मानक कलन विधि। जहाँ कहीं भी मानक कलन विधि मिल जाए आपको इसको काट देना है। तो उत्तर जो आपका हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका है कि जब एक बच्चे को भिन्न को जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो एक त्रुटि कर देता है कि अंश को अंश में जोड़ देता है, हर को हर में जोड़ देता है। इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, प्रश्न आप लोग पढ़िएगा आराम से, हमने प्रश्न का आपको सार बता दिया। ठीक है, लिखित अभ्यास का अभाव, ऐसा नहीं है कि लिखित अभ्यास वो लिखा नहीं है, उसने लिखा अच्छी तरीके से। कक्षा में सतर्कता नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर बच्चा कक्षा में सतर्क नहीं होता तो वो उनको भी नहीं जोड़ पाता। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, ये भी नहीं कह सकते। तो इसमें सबसे अच्छा उत्तर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। बच्चे को प्राकृतिक संख्याओं के योग की पूर्ण समझ, मतलब बच्चे ने अभी तक केवल अगर ऐसा मिला है 2 + 2 तो बच्चे ने उसको 4 कर दिया है। तो जब बच्चे को एक भिन्न के रूप में मिला, जैसे 2 + 3, ठीक है, और 3 + 5, जब बच्चे को इस तरीके को मिला तो उसने 2 उसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। तो ये जो गलती की उसने इसलिए की क्योंकि अभी तक वो जोड़ ऐसे ही करता आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर जो आपका हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी के बारे में जानेंगे कि गणित की एक शिक्षिका
सुश्री स्वामी के लिए अधिगमकर्ता में आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अपनी कक्षाओं की परिचर्चा में शामिल करना सबसे उपयुक्त है। मतलब एक जो ये हैं जो आलोचनात्मक एक शिक्षिका हैं जो आलोचनात्मक चिंतन को विकास करना चाहती हैं, तो उनके लिए गणित की कक्षा में क्या परिचर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ये आपका अपसारी चिंतन वाला प्रश्न आ गया है, याद रखिएगा। क्या है कि 25 से 30 के बीच अव्याज्य संख्याओं की सूचीबद्ध करो। अब आप सोचिएगा कि 25 से 30 के बीच में चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, अध्यापक से पूछ लीजिएगा, कहीं भी पूछ लीजिएगा, वो आपसे यही कहेगा कि केवल 29 ऐसी है जो आपकी 25 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या कहेगा कि केवल 29 ही ऐसी है जो 25 से 30 के बीच में आपकी अभाज्य संख्या है। दूसरा है कि 21 और 37 का जोड़ कितना होगा। अब आप किसी से भी पूछेंगे तो इसका जोड़ वो उतना ही बताएगा जितना सभी बच्चे बताएंगे। इसका जोड़ वो क्या उतना बताएंगे, 58। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के सभी संभव आयत बनाइएगा, तो ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 18 सेंटीमीटर का तो आयत ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, लंबा लंबा भी बन सकता है, ठीक है, उसकी जैसे 6-18 का बन सकता है, 6 और 3 का बन सकता है, 18 1 का बन सकता है, इतना पतला भी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसके तो बहुत आयत बन सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को पता है आपकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो आपको ऐसे ही बना पाएंगे उसको। ठीक है, ये ऐसे मिला लीजिएगा, इसे ऐसे ही बना पाएंगे आप लोग, तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। अब जान लेते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ बेसिक सी मोटी मोटी बातें। ठीक है, क्या है जो आपके एग्जाम में इतना पूछा जाता है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो ये आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि हमें विद्यार्थियों को क्या और किस प्रकार पढ़ाना है। सही बात है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रकृति से लिया गया है। एनसीएफ 2005 के जो प्रोफेसर है वो यशपाल की अध्यक्षता में से तैयार किया गया है। मतलब एनसीएफ 2005 के जो हमारे अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। इसे लिया कहाँ गया था, इसे लिया गया था सभ्यता और प्रकृति के रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आपकी इनके बारे में और जानकारी। एनसीएफ का उद्देश्य है कि बिना बोझ की शिक्षा, बच्चे को ज़्यादा बोझ नहीं डालना है। निदेशक थे वो कृष्ण कुमार जी थे। कुल अध्यक्ष सदस्य थे इनके 35, अध्याय थे 5। और एनसीएफ 2005 के अभी तक कितने वो बन चुके हैं, अगर ये कोई पूछा जाए आपसे तो ये आपके इतने बन चुके हैं। आपका 1975 में बना था, 1988 में बना था और आपका सन 2000 में बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपकी इनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ से आपकी मैथ में काफ़ी ज़्यादा आती है। क्या है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बाल केंद्रित कक्षा हो, हमने आपको पहले ही बताया था कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों को रटकर ना पढ़ाया जाए, बता चुके हैं। बच्चों की कक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए, बता चुके हैं कि बच्चे को माहौल से जोड़ करके, समाज से जोड़ करके चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ये नहीं करना है बच्चे को केवल पढ़ाई जा रही है, शरीर में बच्चा बहुत कमज़ोर हो गया, हमें बच्चे को उसके शारीरिक शिक्षा भी देनी है, मानसिक शिक्षा भी देनी है, उसे वैवाहिक शिक्षा भी देनी है, सामाजिक शिक्षा भी देनी है, हर तरीके की शिक्षा हमें उसको देनी है। ठीक है, बच्चों को केवल एक शिक्षा पर केंद्रित नहीं रखना है। अगला है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना। सही बात है, जब उसको हम शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे, तभी तो बच्चा उन चीज़ों को सीख पाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। कक्षा शिक्षक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो। पहले ही हो चुका, शिक्षक के हिसाब से कक्षा ना चले, बच्चों के हिसाब से कक्षा चले। शिक्षक सुगमकर्ता हो, केवल चीज़ों को सरल करे। शिक्षक का काम इतना हो कि वो चीज़ों को सरल करके पढ़ाए, ये नहीं सब कुछ वो ही करा रहा है, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ी सी मदद करे, बाद बाकी काम बच्चे करें। अगला है कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। सही बात है। कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, हमें बच्चों को गतिविधियाँ भी करानी हैं और गतिविधियों के साथ में बच्चे चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। कक्षा को लचीलापन देना चाहिए, हम लचीलापन बता चुके हैं आपको, ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा वैसे ही भी नहीं होनी चाहिए, निम्न भी। ठीक है, कक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। बच्चों की जो शिक्षा है उसे हमें बच्चों की जो माँ की भाषा है, मातृभाषा या क्षेत्र की जो भाषा है, उस भाषा में पढ़ाना चाहिए। अब मान के चलिएगा कि आप उत्तर प्रदेश के बच्चे को तमिल में पढ़ा रहे हैं, तो उस बच्चे को क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। तुम्हें बच्चों के साथ में ऐसा भी नहीं करना है। आगे है आपकी कि
विद्यार्थी सक्रिय होते हैं और स्वयं से जाने सीखें, अतिरिक्त विधि का प्रयोग करें, जोड़ तोड़ करें और एवं स्वयं सुधार करें। बहुत बढ़िया लाइन है ये। क्या है कि विद्यार्थी स्वयं तो सक्रिय होते हैं, जब वो चीज़ों को स्वयं करेंगे, स्वयं चीज़ों को खोजेंगे तो वो अच्छी तरीके। अब देखिएगा, आज जैसे आप हैं, आपको याद करिएगा, जो चीज़ आपने जैसे कोई विधि खोज ली हो, कोई चीज़ जैसे आपने की हो, गणित का जैसे छोटे पर आप छोटे हो तो आपको कोई सवाल दिया गया हो, आपने वो सवाल अलग तरीके से कर लिया हो, तो आपको इतनी अंदर से खुशी मिलेगी कि वो अभी तक वो सवाल आपको याद होगा कि हमने वो सवाल को ऐसे किया था, हमने वो जो हमें वो चीज़ दी गई थी, वो प्रश्न दिया था, वो हमने ऐसे हल किया था और मुझे मेरी जो है बहुत तारीफ हुई थी। ठीक है। सीखना सक्रिय एवं सामाजिक गतिविधि है, सही बात है। राष्ट्रीय मूल्यों पर आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, अच्छी बात है। मोटी किताबें, मोटी है यहाँ पे टा है, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली में असफलता का प्रतीक हैं। मोटी किताबें नहीं पढ़ानी है बच्चों को, केवल बेहतर किताब पढ़ानी है, अच्छी किताब पढ़ानी है। बच्चों के लिए सामाजिक समावेशी वातावरण देना, ठीक है, मतलब समान वातावरण देना। ऐसा नहीं है कि जो कुछ निम्न वर्ग के जैसे बच्चे हैं उन्हें हम अलग पढ़ा रहे हैं, उच्च वर्ग के बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें सभी को समान तरीके से पढ़ाना है। जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन्हें हम अलग पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी होगी कक्षा की, हमें उन्हें साथ में पढ़ाना है, उनके लिए जो उपयोगी सामग्री है उसका प्रयोग करना है। अगली आपकी है कि करके सीखने पर बल देना। वाकई में अगर हम करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे तो हम उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। अगली जो है इसमें वो है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संस्कृत की 8वीं अनुसूची में, अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में किया गया है। सजा एवं पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। हमें बच्चों को ज़्यादा सजा नहीं देनी, सजा तो देनी ही नहीं है, और पुरस्कार भी ज़्यादा नहीं देना। जैसे बच्चे ने एक प्रश्न किया, आपने उसको तुरंत टॉफी दे दी, अच्छा बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न किया, फिर से आपने उसकी बहुत तारीफ कर दी। इससे बच्चे को ये लगेगा कि वो ही सर्वज्ञाता है, वो सब कुछ जानता है, वो शिक्षक से भी ज़्यादा होशियार है, तो वो आपकी उतनी मदद नहीं लेगा। तो हमें बच्चों के साथ में ऐसा नहीं करना है। क्लास आपकी कंप्लीट होती है, क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले समय में जो भी क्लास पड़ेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी, और पिछली जितनी क्लासें कराई हैं उन क्लासों को भी आप लोग देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्लासें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आगे बढ़े, अगर बात करें आप लोगों की, तो क्लास को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में या जहाँ कहीं भी आपकी जानकारी हो, फेसबुक पर है, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, क्लास को शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे। हम आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाएंगे, अच्छी चीज़ों को सिखा पाएंगे। एक जुनून मिलता है, फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें तो बहुत कुछ करना है इनके लिए। ठीक है, लाइक करेंगे। क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएंगे। आने वाले समय में आपकी और इम्पोर्टेंट क्लासें होने वाली हैं, जैसे हिंदी पेडागोजी हो गई और चीज़ें हो गई। इसमें आपके टैग वर्ड हमने इसीलिए रखे हैं, एनसीएफ 2005 रखी है, क्योंकि इससे आपके मैथ पेडागोजी में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं, इसी के साथ में ध्यान रखिएगा, अपना तैयारी करते रहिएगा, एग्ज़ाम तक इस बार का सीटेट निकाल करके मानेंगे। तो बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।